Unacademy. Let's crack it. नमस्कार साथियों, अनअकैडमी की एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान की पाठ्यपुस्तक कक्षा 7 की जो है, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी सीखने बाकी हैं। कई बार क्या होगा कि जब आप एडवांस क्लासेस में पहुंचोगे तो आपके सामने कई सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिसके लिए आपको बेसिक जानना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में अगर आप डीएनए की तकनीक के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में, है ना, या मैं आपसे कहूँ कि आप बेसिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे, आप जीन एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। आपको कोशिका की पद्धतियों के बारे में पता हो, आपको स्टेम सेल के बारे में पता हो कि क्या होता है, कोशिकाओं के परिवर्तन के बारे में पता हो, इसके अलावा कोशिकाओं के बनने के बारे में पता हो। तो ऐसी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हो सकती हैं जिनकी डिमांड ये आने वाले समय में जो तकनीक है उसके लिए की जाए। तो आवश्यक होगा कि आप बेसिक लेवल पर जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं उनको एक बार पढ़ लें, और उसी के लिए एक निशुल्क सीरीज हमने शुरू की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इसके बारे में पहले से अवगत है। तो विज्ञान और कक्षा 7 की ये पाठ्य पुस्तक है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और पहले हमने इसके कई सारे अध्याय कवर कर लिए हैं, जैसे पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण और ऊष्मा, है ना, ये भी हमने कवर कर लिया है। आज हम दो अध्याय एक साथ कवर करेंगे, अध्याय 4 और अध्याय 5, यानी अम्ल, क्षारक और लवण, इसके अलावा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ क्यों कवर कर रहे हैं कि ताकि आपके दो अध्याय भी एक साथ हो जाए, और इसके अलावा दोनों में कुछ अलग से बहुत सारी चीजें ऐसी है नहीं कि आप बहुत समय इसको दें। तो इन दोनों में अगर आप देखते हो अंदर जाकर के, तो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, है ना। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपके लिए बेसिक नॉलेज को जानना जरूरी बनाते हैं उनको तो सीख लेंगे, क्योंकि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी नहीं है ना। इसलिए पूरी पुस्तक में हर चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी उसको मैं अलग से निकाल करके आपके साथ शेयर कर लूंगा। जैसे लोहे में जंग का लगना, है ना, लोहे में जंग का लगना एक तरह का रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों की बात करता है। किस तरह से इन चीज़ों पर आपको चर्चा करनी चाहिए या फिर किस तरह से इस पर विचार बनाने चाहिए, इन्हें देखेंगे। तो हम करेंगे क्या कि पहले शुरू में दोनों ही पुस्तकों को करेंगे अलग अलग, और बीच बीच में जहां पर इनके सवाल आएंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 4 क्या कहता है? अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। चैप्टर 5 क्या कहता है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तनों की प्रकृति आखिर है क्या, और ये परिवर्तन किस तरह से घटित होते हैं, इनको आराम से अभी समझते हैं। तो पहले चैप्टर 4 देखेंगे और फिर चैप्टर 5 पर आएंगे। तो हम लोग क्षारक और लवण, है ना। आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर नींबू, इमली, नमक, चीनी और सिरके जैसे अलग अलग पदार्थों का सेवन करते हो, है ना, या हम लोग सभी लोग सेवन करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग भोज्य पदार्थ से हमें अलग अलग तरह का स्वाद मिलता है ना। क्या मैं आपसे कहूं कि नमक जैसा है वैसा ही चीनी का भी स्वाद आपको आ रहा होगा? तो ऐसा नहीं है। नमक का स्वाद आपको अलग लगेगा और चीनी का स्वाद आपको अलग लगेगा। तो मेन बात यही है कि अलग अलग पदार्थों के स्वाद को यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप देखें, कुछ पदार्थ आपको मीठे लगते हैं, कुछ खट्टे लगते हैं, कुछ कसैले लगते हैं, कुछ नमकीन लगते हैं। सवाल यही है कि किसी वस्तु को चखते समय आपको अलग अलग स्वाद आता है। तो क्या इससे ये स्पष्ट होता है कि सभी वस्तुएं अलग अलग तरह की प्रकृति की होती हैं? कुछ अम्लीय होती हैं, कुछ क्षारकीय होती हैं और कुछ लवणीय होती हैं। यही आपको इस अध्याय में आज सीखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रयोग होंगे लेकिन हम कुछ पर ही चर्चा करेंगे। शब्द कौन कौन से सीखने हैं आपको? तो शब्दों में आप देखेंगे कि अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण और लवण, ये बेसिक शब्द हैं जो अध्याय 4 के लिए महत्वपूर्ण है, और आप इनको अभी आगे सीख भी लेंगे। ठीक है, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो अम्ल और क्षारक की कहानी शुरू कहाँ से होती है? दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। आपको ये बात पता है कि खट्टा, है ना, टमाटर भी खट्टा होता है। तो पदार्थों का स्वाद आखिरकार खट्टा होता क्यों है, ये एक प्रश्न है। क्योंकि इसमें अम्ल यानी कि एसिड मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं? अम्ल या एसिड मिले होते हैं, इसलिए कोई भी पदार्थ आपको खट्टा लगता है। और जो भी खट्टे पदार्थ है उनकी जो रासायनिक प्रकृति है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है, याद रखिए। अब आपके सामने एक शब्द आया, एसिड।
तो जो एसिड शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। किससे हुई है? एसियर से हुई है। इसका मतलब क्या होता है? एसियर का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। तो इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो भी अम्ल होंगे वो प्राकृतिक अम्ल कहलाएंगे। जैसे खाने का सोडा भी आता है, बेकिंग पाउडर के नाम से या बेकिंग सोडा के नाम से आप इसे जानते हैं। तो इसका स्वाद कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं। इसका अगर स्वाद आपको खट्टा नहीं लगता, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी तरह का अम्ल नहीं है। लेकिन इसका स्वाद अगर कड़वा है, तब आप इस विलेन को कैसे देखेंगे? अगर आप इसी पदार्थ को अपने हाथ में लेकर के रगड़ें इस तरह से, तो आपको लगेगा कि ये साबुन की तरह चिकना भी है ना। और ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, वो आपको स्पर्श करने में साबुन के समान महसूस होते हैं, वो अक्सर क्षारक होते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थों की प्रकृति को क्या कहते हैं? क्षारकीय प्रकृति। कैसी? क्षारकीय। अम्ल अर्थात एसिड और क्षार अर्थात बेस। ये दो चीजें अब आपने सीख ली हैं। लेकिन अभी दो तक ही कहानी नहीं रुकेगी, अभी आपको और भी चीजें सीखनी है। कुछ उदाहरण देख ले कि प्राकृतिक रूप से जो अम्ल है ना, प्राकृतिक रूप से कहाँ कहाँ मौजूद रहता है, और क्षारक जो है प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाएंगे। जैसे कुछ अम्लों के नाम आपको याद कर लेने चाहिए। और मैं आपको अभी एक बात बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है या फिर दोनों ही अध्याय जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों अध्याय आपके पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पीसीएस में आपको इससे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, खास तौर से एमपी पीसीएस है ना, और बिहार पीसीएस। तो जो भी बच्चे इन पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो पुस्तक है काफ़ी लाभकारी और उपयोगी साबित होगी। और यूपी पीसीएस में भी होंगे और राजस्थान पीसीएस में भी होंगे। इसके अलावा यूपीएससी में कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। दूसरा है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड किस में होता है? चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक एसिड, जैसे कि नींबू कुल के जो भी होंगे सिट्रिक फल अर्थात खट्टे फल, उसको आप कहोगे कि इसमें सिट्रिक एसिड है या साइट्रिक एसिड है। अगला आप देखोगे जो चौथा है वो कौन सा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में होता है। अगला है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड किस में है? पालक में है। एस्कार्बिक एसिड, कौन सा? एस्कार्बिक एसिड किस में है? आंवला में है और सिट्रस फलों में है, जो फल खट्टे आपको लगते हैं। अगला अगला कौन सा है? टार्ट्रिक एसिड। जैसे आप इमली, अंगूर, कच्चे आम ये सब चीजें खाते हो, उसमें टार्ट्रिक एसिड मिला होता है। सभी एसिडिक है अर्थात सभी की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है, याद रखिए। अब आप अगर आएंगे बेस पर अर्थात क्षारों पर आइए। एक आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? क्षार का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप क्या कहते हैं? चूने का पानी। क्या कहते हैं? चूने का पानी। अगला कौन सा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इनके रासायनिक सूत्र ना भी याद करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? खिड़की के कांच साफ करने के लिए उपयुक्त किया जाने वाला मार्जक। तो ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिससे आपको विंडो के ग्लास वगैरह साफ करने वाली चीजें दिखती हैं। अगला कौन से है? तीसरी कैटेगरी में आपको दिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली दोनों किस में यूज किए जाते हैं? साबुन में। उसी तरह अगला आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हो गई जो आपने समझ ली और सीख ली। अब इसी में यह भी याद रखिएगा कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष तरह के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। और इन पदार्थों को क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। अभी मैंने आपको पीछे शब्द दिखाया था कि सूचक आया था, तो सूचक कहलाते हैं। इन सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में घोला जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। कैसा होगा? उनका रंग जो है बदल जाएगा। तो आप देखोगे कि हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो आगे बढ़े। अब आप देखते हैं कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। पहला तो है लिटमस, जो कि एक प्राकृतिक रंजक भी है, जो रंगता है चीजों को। तो सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला जो प्राकृतिक सूचक है वो लिटमस ही है। इसे हम प्राप्त कैसे करते हैं? इसे हम लाइकेनों से प्राप्त करते हैं। लाइकेन है ना, आपने पढ़ा है, या लाइकेन या शैवालों से प्राप्त करते हैं। तो इससे इसको निकाला जाता है। अब आसुत जल में इसका नील शोण होता है, रंगमाव इसको कहते हैं। जब इसे अम्लीय विलयन में हम मिलाते हैं तो ये लाल हो जाता है।
याद रखिएगा ये जो लाल रंग है, अब देखिए लिटमस टेस्ट बोला जाता है। लिटमस टेस्ट मेरे ख्याल से आप लोग जब क्लास 10th में या 12th में रहे होंगे तब आपने ठीक ठाक किए होंगे। तो लिटमस एक तरह का पेपर है जिसमें अगर आप कोई भी विलयन मिलाते हैं, अम्ल या क्षार, तो वो अलग तरह का रंग दिखाता है। ठीक है, तो जब आप लिटमस पेपर पर अम्ल मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा लाल। क्लियर हो गया। और जब आप इसमें क्षारीय विलयन मिलाएंगे या क्षार मिलाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नीला। ठीक है, कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब इस विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होगा, जिसको लिटमस पेपर कहते हैं, और इस पर ही लिटमस टेस्ट किया जाता है। तो ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब यहाँ पर ही एक प्रयोग है, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो प्लास्टिक के किसी बर्तन में या कटोरी में या परखनली में अगर आप नींबू का रस लेकर थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो आपको एक अम्लीय पदार्थ मिल जाएगा। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता से उस विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पेपर पर डाल करके देखिए, आपको दिखेगा क्या कि उसके रंग में एक परिवर्तन हो रहा है। इस परीक्षण को नीले लिटमस पेपर के साथ भी दोहराइए, क्या वाकई आपको वही रंग दिखेगा, तो नहीं मिलेगा। इसी तरह आप देखिए कि नल का पानी है, डिटर्जेंट का घोल है, ठीक है, जो आप पेय पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का विलयन, शैम्पू का विलयन, ये सब अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं उनका निर्माण करते हैं। तो जो चूने का पानी है उसको बनाने के लिए किसी बोतल में आप चूने का पानी ले सकते हो, और उसके बाद उसको थोड़ी देर जब आप हिलाएंगे तो बोतल में आपको फिर चूने का पानी मिल जाएगा, और फिर अलग अलग स्तर पर इनका टेस्ट भी किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे विलयन जो नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाते, है ना, जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रंग को परिवर्तित नहीं कर पाते, उनको क्या कहते हैं, उदासीन विलयन। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसी में आपको अगला पॉइंट मिलेगा उदासीनीकरण का। तो हमने पढ़ा है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अब देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग इसमें करते हैं जिसको फिनाफ्थलीन कहा जाता है। क्या कहते हैं, फिनाफ्थलीन कहते हैं। और इसका उपयोग करके फिर इस तरह के प्रयोगों को इस पुस्तक में करके दिखाया गया है। जैसे कि परखनली में कई सारे विलयनों को लिया गया है और फिर उसके प्रयोग किए गए हैं, लेकिन उतने प्रयोग आपके लिए महत्वपूर्ण क्योंकि नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप केवल टॉपिक पर ही अपनी समझ को बना करके रखें। तो जो उदासीनीकरण की प्रक्रिया है ना, या फिर जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया है, उसमें नया पदार्थ निर्मित होता है, जिसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जो लवण है वो अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। जो लवण बनेगा याद रखिएगा वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। क्षार भी हो सकता है, अम्लीय प्रकृति का भी हो सकता है, और यहाँ पर जो है उदासीन भी हो सकता है। तो इसको परिभाषित कैसे किया गया है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया, याद रखिए किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली जो अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। और इस अभिक्रिया में या इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी, और ऊष्मा के निकलने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होगा। याद रखिएगा। आपने अम्ल वर्षा शब्द के बारे में सुना है ना, कि अम्ल वर्षा हो रही है। जब भी कभी आमतौर पर पहली बारिश होती है मानसून की, उसको बोला जाता है कि अम्ल वर्षा हो रही है, तो बाहर मत जाइए अन्यथा आपको किसी तरह की व्याधियां हो सकती हैं। तो आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है ना। जैसा नाम से पता चलता है कि बारिश के दौरान अम्ल की मात्रा अत्यधिक होगी, तो यह जो वर्षा है अम्ल वर्षा कहलाती है। अब इस जल में अम्ल आता कहां से है ना, जल में जो अम्ल वर्षा की बात हो रही है, जो अम्ल बरस रहा है, आता कहां से है। तो जो वर्षा जल है वो अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं, जो वायु में प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती रहती है, वो वर्षा के जल में घुल जाती हैं। जब बादल बनने की प्रक्रिया होती है, संघनन होता है, वहां पर ये गैसेस भी इसमें अक्सर घुल जाती हैं, और होता क्या है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण कर देती हैं। क्या क्या बना देती हैं, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और अगर आप देखते हो कि जब भी कभी अम्ल वर्षा होती है तो भवन और ऐतिहासिक इमारतें, पौधे और जंतु जो भी होंगे उन सभी को इससे क्षति हो सकती है। आपने ताजमहल के बारे में सुना था कि अम्ल वर्षा से ताजमहल का रंग कुछ फेड होता जा रहा है, जैसे वो एकदम
सफेद मार्बल से बना है तो आपको लगेगा कि वो हल्का सा पीला पड़ रहा है, हालांकि इस पर कुछ उसके बाद उपाय निकालने की कोशिश की गई थी। अब अगर आप दैनिक जीवन में देखेंगे कि उदासीनीकरण का उदाहरण क्या क्या है, तो आपको मिलेगा अपाचन, अर्थात किसी व्यक्ति का अगर भोजन नहीं पच पा रहा है तो आपको दिखता है कि उदासीनीकरण का एक उदाहरण है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने अध्याय 2 में पढ़ भी लिया है कि भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन आमाशय में अगर अम्ल आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, है ना, जितनी आवश्यकता है, अगर उससे ज्यादा अम्ल यहाँ पर एकत्रित हो जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा, है ना। कैसे होगा? कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है और जो उसमें जो एसिडिक डकारें आपको आने लग जाती है, आप कहते हो ना एसिडिक डकारें आ रही है, वो कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम क्या करते हैं? दूधिया मैग्नीशिया, या हम कहें दूधिया मैग्नीशियम जैसा कोई एंटी एसिडिक कंपोनेंट ले लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है और अम्लीय प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आप देखते हो कि इनो जैसी कई सारी चीजों का यूज किया जाता है। अगला आप देखोगे चींटी का डंक। जब भी चींटी काट ले कहीं पर तो जो त्वचा है उसमें अम्लीय द्रव डाल देती है, इसलिए आप देखते हो कि सूजन आ जाती है या फफोले पड़ जाते हैं। इस डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन का उपयोग करके हम उदासीन कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। अब आपने देखा होगा ततैया और मधुमक्खी के बारे में, तो उनमें भी थोड़ा सा अंतर है, लेकिन याद रखिएगा मधुमक्खी के लिए जो इलाज है वो ततैये के काटने का इलाज नहीं है, क्योंकि दोनों की एसिड की जो मात्रा है या जो एसिड का प्रकार है वो अलग अलग होता है। अगर आपने ततैये के प्रकार वाला, अगर आपको किसी व्यक्ति को ततैये ने काट लिया जो पीला वाला होता है, उसके लिए जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके इलाज के लिए जो चीज उपयोग कर रहे हैं, अगर आपने वही मधुमक्खी के डंक पर भी उपयोग कर दिया तो वो उल्टा असर कर देगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, दोनों में कुछ कुछ अंतर होते हैं। तो इसके अलावा अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा मृदा उपचार का। तो रासायनिक उर्वरकों का अगर हम बहुत ज्यादा उपयोग करें, है ना, तो ये मिट्टी को अम्लीय बना देते हैं। कैसा बना देते हैं? एसिडिक बना देते हैं। और अगर मृदा में अत्यधिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, है ना, या अत्यधिक वो क्षार की मात्रा बढ़ जाए, तो जो पौधे हैं पौधों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। क्या नहीं हो पाती? पौधों की वृद्धि ठीक से नहीं हो पाती। और जब मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यानी ऐसे क्षार को मिलाया जाता है ताकि मिट्टी क्या हो जाए? उदासीन हो जाए। तो ना क्षार की मात्रा अच्छी बहुत ज्यादा, ना अम्ल की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी, ना लवण की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी। तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बुद्ध का मार्ग बीच में डाल देंगे कि बुद्ध क्या कह गए थे? मध्यम मार्ग, अर्थात सभी का बैलेंस्ड अप्रोच रखना आवश्यक होगा। तो क्षारकों से इसका उपचार कर देंगे। अगर मिट्टी बहुत ज्यादा क्षारकीय हो जाए, मान लीजिए एसिड है, तब तो आपने उपचार कर दिया कैल्शियम ऑक्साइड से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और अगर मिट्टी में बहुत ज्यादा क्षार मौजूद है ना, तो क्या करेंगे? इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाएंगे, जैसे कंपोस्ट खाद को मिला देंगे मिट्टी में। जो जैव पदार्थ है वो क्या करेंगे? अम्ल को छोड़ देंगे, तो क्षारकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? न्यूट्रल हो जाएगी, और वो मिट्टी जो है फसल के लिए उपयोगी हो जाएगी। अब जो कारखानों का अपशिष्ट है उसके बारे में देखिए। अलग अलग कारखानों से काफी सारे अपशिष्ट या कचरों में अम्लीय पदार्थ मिले होते हैं। अगर ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों और नदियों में हम बहने दें तो या विसर्जित कर दें तो होगा क्या? होगा जो मछलियां हैं या जो अन्य जलीय जीव हैं उनको ये अम्ल जाकर के नष्ट कर सकता है, उनकी जीवन प्रक्रिया को खराब कर सकता है और उस जल में अम्लीय प्रकृति को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो कारखाने के जो अपशिष्ट जल है ना, अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिला करके उदासीन किया जाता है, तब जाकर के फिर इनको प्रवाहित किया जाता है या फिर ऐसे क्षेत्रों में छोड़ा जाता है ताकि जाकर के किसी भी जल में ये मिल सके। तो ये वाला चैप्टर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत बड़ा नहीं है, और बेसिकली इसमें क्या है कि प्रयोग बहुत है, तो उन प्रयोगों को आपको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रयोग आपकी परीक्षा में आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपना समय बचाएं और उसका इस्तेमाल किसी अन्य चैप्टर को पढ़ने में कर लें। तो देखिए आपने क्या क्या बातों को सीखा है, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, तथा उनका स्पर्श कैसा होता है? साबुन जैसा। मैंने आपको बताया कि उनको जब आप छुएंगे तो ऐसा लगेगा कुछ साबुन को आपने छुआ है, यानी बहुत ज्यादा चिकना सा। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा और जो क्षारक है वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। ये पीसीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उनका पसंदीदा प्रश्न है कि लिटमस टेस्ट कैसे होता है।
अगला आप देखोगे वे पदार्थ जो ना अम्लीय है ना क्षारकीय है वो कैसे होते हैं, वो उदासीन कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय और क्षारकीय और उदासीन विलयन में विभिन्न रंग दर्शाते हैं, अलग अलग रंगों को मौजूद कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सूचक। तो अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन भी करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। जो लवण है वो अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। तो ये आपने इस चैप्टर के दौरान, चैप्टर को पढ़ने के दौरान सीख लिया है। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न आएंगे, प्रश्नों का भी देख लेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक में एक बात और है कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप डीएनए के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा डीएनए भी एक तरह का एसिड है, एसिडिक है, और डीएनए इसको कहते हैं। तो शरीर में अनेक व्यक्तिगत गुण होते हैं, जैसे हमारे रंग रूप, आंखों के रंग, हमारा कद का निर्धारण, ये सभी डीएनए के माध्यम से होता है। तो सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो एसिड के बने होते हैं, और ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली वसा या वसा अम्ल, जिन्हें आप फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, वो होते हैं। तो याद रखिएगा एक छोटा सा पॉइंट ये भी जानने का है कि यहाँ पर भी एसिडिक अप्रोच आती है। अगर आपने पीएच मान के बारे में सुना होगा तो एक पीएच स्केल होती है जिसमें अम्लीय से क्षारकीय की ओर जाते हैं और बीच में एक पॉइंट आता है जो कि उदासीन होता है। अगर आप पानी को देखोगे या दूध को देखोगे तो दूध थोड़ा सा अम्लीय की तरफ है, लेकिन जो पानी है वो उदासीन की कैटेगरी में आपको दिखाई देगा। पीएच स्केल पर किसी अगले क्लास में हम चर्चा कर लेंगे, क्योंकि इस पुस्तक में उसकी चर्चा की नहीं गई है। चलिए, तो अभ्यास प्रश्न में आपको कुछ प्रश्नों को समझ लेना है, अगर आप उत्तर कर पाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद फिर हम अभी के साथ ही अगला चैप्टर शुरू कर देंगे। तो अम्लों और क्षारकों के बीच में आपको अंतर बताना है पहले, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ आप बता सकते हैं, अभी आपने पढ़ा है। अगला क्या है, अन्य घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसकी प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी या क्षारकीय होगी। उस स्रोत का आपको नाम बताना है जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है। अगला को बताना है क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है, इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। अगला क्या है, उदासीनीकरण के प्रक्रम का एक उदाहरण देते हुए आपको समझाना है। चलिए, अगला क्या है, आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं, सही और गलत का निशान यहाँ पर लगाना है। तो नाइट्रिक एसिड लाल लिटमस को नीला कर देता है, सही है गलत है, आपको समझना है एसिड करता क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये बताना है क्या करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, सही है गलत है। अगला क्या है, सूचक के बारे में लिखा है, वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में अलग अलग रंग दिखा देता है। अगला क्या है, दंत क्षय, दांत आपको पता है ना घुलने लग जाते हैं, तो किसकी, क्षार की उपस्थिति के कारण होता है या अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ट्रू फॉल्स आप यहाँ पर ही कर सब कुछ चेक कर सकते हो। आगे क्या है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जब अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है। अब आपको देखो वही बात समझानी है कि बेस किस तरह से काम कर रहे हैं और एसिड किस तरह से काम कर रहे हैं और सॉल्ट किस तरह से काम कर रहे हैं, अर्थात आपके लवण। चलिए, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, क्यों, पीछे भी मैंने आपको बताया है। आगे आपको क्या है, आपको 3 द्रव दिए हैं जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा चीनी का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे, छोड़ सकते हो आप, ये वाला सवाल आपके काम का नहीं है। अगला क्या है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बता दीजिए विलयन की प्रकृति क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। अब आपने सीख लिया है। चलिए, अब पढ़े अगले टॉपिक पर या अगले चैप्टर पर। आपका अगला चैप्टर यानी अध्याय 5 कहता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर भी, इसके बारे में याद रखिएगा कि इसमें भी काफी सारे प्रयोगों को दिया गया है, लेकिन हमें प्रयोगों पर ध्यान नहीं देना है। तो ये कहाँ से शुरू करता है अपनी बात को, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपको कह सकती हैं कि आप शरबत बना लाइए, शीतल पेय बना लाइए, तो आप क्या करेंगे, चीनी लेकर के पानी में घोलने लग जाएंगे, तो एक शर्करा का या शक्कर का विलयन बनेगा, है ना। जब आप शुगर को अर्थात चीनी को किसी पानी में घोलते हो तो एक विलयन तैयार होता है। आप ये कह सकते हो कि ये जो विलयन आपने बनाया है ये आपने कुछ परिवर्तन किया है, ठीक है। इसी तरह से दूध को जब दही में जमाया जाता है तो आप कहोगे कि उस पदार्थ का परिवर्तन हो गया।
इसी तरह आप देखोगे दूध का खट्टा हो जाना भी एक परिवर्तन है। आपने रबड़ बैंड की स्थिति को खींच दिया है, वो भी एक परिवर्तन है, जब आप छोड़ोगे तो अलग तरह से कार्य करेगा। तो कई सारे ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आसपास देखते हो। तो इस पुस्तक में आपको इसी के बारे में जानकारी दी गई है और आप इन परिवर्तनों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हो, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरे रासायनिक परिवर्तन। कौन से? रासायनिक परिवर्तन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक पेपर की शीट दे दी गई है पूरी, आप उसको अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करके इस तरह से रख दीजिए, तो आपको क्या लगता है ये जो पेपर है ना, इसका स्वरूप बदल गया है? क्या बदल गया है? स्वरूप बदल गया है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसके रासायनिक जो कंपोनेंट है वो भी बदल गए हैं क्या, तो आप क्या कहेंगे? नहीं सर, रासायनिक रूप से ये अभी भी वही पेपर है, लेकिन इसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन आ गया है, अब ये पहले जैसे स्वरूप का नहीं रहा। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक कटोरे में बर्फ ले लो, उसको थोड़ी देर बाहर जाकर के पिघलाने की कोशिश करो, थोड़ी देर में आपको मिलेगा कि उस कटोरे में थोड़ा सा बर्फ है और थोड़ा सा क्या है, जो है पानी है। अब आप उसमें क्या करो कि बर्फ और पानी के मिश्रण में, बर्फ और नमक में इसको रख दो, इसको हिमकारी मिश्रण कहते हैं, तो आपको दिखेगा कि बर्फ जो है फिर से जमने लग जाएगी। इसी तरह चौक का आप चूरा बना सकते हो और चौक के चूरे को वापस से आप गीला करो और फिर उसको घोल करके वैसे बेलन की तरह उसको एक शेप दे दो, तो क्या आपको चौक उस चूरे से फिर से प्राप्त हो गई, है ना? तो एक तरीके का परिवर्तन हुआ, लेकिन उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये कुछ छोटे छोटे उदाहरण है इसके अंतर्गत। तो इसमें कई सारे प्रमुख शब्द आएंगे जैसे पिछले वाले अध्याय में आए थे और विज्ञान की पुस्तक में अक्सर आपको ये अभी तक देखने को मिले हैं। तो पहला है रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्रिस्टलीकरण किसे कहेंगे, यशद लेपन क्या है, यशद लेपन एक इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, चलिए। तो पदार्थ के आकार, अमाप अर्थात उसके साइज, उसके रंग, उसकी अवस्था जैसे जो भी गुण है, कैसा दिखता है ना, कितने आकार का है, उसका रंग क्या है, काला है कि गोरा है, तो ये सभी उसके क्या है, भौतिक गुण है। कौन से गुण है? भौतिक गुण है। वही अगर आप क्या कहोगे, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, अर्थात वह काले से सफेद हो जाए, आप क्या कहो कि वह छोटे से बड़ा हो जाए, तो आप क्या कह रहे हो, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो गया है, तो उसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन हो गया है। क्या हो गया है? भौतिक परिवर्तन हो गया है, अर्थात उसके स्वरूप में, रंग में और आकार में परिवर्तन आ गया है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, अर्थात रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, अर्थात जब भी भौतिक स्वरूप परिवर्तित हो रहा है तो उसका कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, केवल उसके आकार में, उसके परिमाप में और उसके रंग वगैरह में अंतर आ रहा है। तो एक परिवर्तन कौन सा है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन आपको थोड़ा सा ज्यादा अलग तरह से महसूस होगा। जैसे लोहे में अगर जंग लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना तो आपने खूब देखा होगा अपने आसपास, है ना? अगर आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले मैदान में छोड़ दें या खुली छत में छोड़ दें, तो इस पर एक भूरे रंग की परत जमने लग जाती है। कैसी? भूरे रंग का पदार्थ जमने लग जाता है। भूरे रंग का पदार्थ या पपड़ी सी जमने लग जाती है और इस पपड़ी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जंग लगना। तो ये जो जंग है ये एक प्रोसेस का हिस्सा, एक प्रक्रम है। तो अगर आप इसको पार्क में, लॉन में लोहे के दरवाजे लगे देखते होंगे, बगीचों में रखी हुई कुछ लोहे की बेंच देखते होंगे, कभी आप पार्क में चले जाइए तो आपको दिखेगा कि अक्सर अक्सर सभी में जंग लगी रहती है ना? इसके अलावा अगर आप घर में देखोगे कि कोई कुल्हाड़ी अगर आपके पास रखी हो, कोई हथौड़ा रखा हो या कोई अन्य लोहे का सामान रखा हो, अगर आप उसको वायु में कुछ दिनों तक खुला छोड़ देते हो तो आपको दिखता है कि उसमें जंग लगने लग जाती है। इसी तरह आप किचन में जाइए, रसोई में जाइए, वहां पर जो गीला तवा है, जो लोहे का आपका तवा है, उसको गीला करके कुछ समय तक खुले स्थान पर छोड़ दीजिए तो आपको दिखेगा कि उसमें भी जंग लगने लग गई है। तो जो जंग है ना, जंग क्या है? लोहा नहीं है, लोहा नहीं है, लोहे से भिन्न है और जिस पदार्थ पर यह लगती है उससे भिन्न होती है। अर्थात जंग अगर लोहे पर लगी है तो लोहे से भिन्न आपको दिखाई देगी। अगर आप कुछ उदाहरण देखें, कुछ प्रयोग हैं इसमें, मैंने आपको बताया था कि इसमें भी काफी सारे प्रयोग हैं। तो अगर आप कांच के एक गिलास को ले ले या कटोरे को ले ले या चौड़े मुंह के किसी बोतल में आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट डाल दें,
क्या डाल दें, कॉपर सल्फेट डाल दें, इसे नीला थोथा भी कहते हैं, तो आपको दिखेगा कि नीले रंग का विलयन बन गया है। अब एक परखनली या कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। बाकी का जो विलयन है उसमें क्या कीजिए, कील या फिर उपयोग किए जा चुके किसी ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। अगर आप लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा करते हैं तो फिर उस विलयन के रंग को जरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपने जो अलग से कुछ हिस्सा बचा लिया था, उस नमूने वाले विलयन से इस विलयन का रंग काफी अलग हो चुका है, तो आपको विलयन के रंग में परिवर्तन दिखेगा, है ना। अगर आप अब उस कील या फिर उस ब्लेड को बाहर निकाल लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में अभिक्रिया हुई है, जिसके चलते विलयन का रंग नीले से हरा हो गया है ना। और इसके अलावा आपको यह भी दिखेगा कि एक अन्य पदार्थ यहाँ पर आयरन सल्फेट बना है, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जंग जैसी चीजें भी लग रही हैं। अब जो कील है, कील पर जो भूरे रंग का आपको निक्षेप दिख रहा है वो कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करती है। तो अगर आप कॉपर सल्फेट का विलयन अर्थात CuSO4 लेते हैं, उसमें लोहे के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो आपको मिलता है आयरन सल्फेट विलयन यानी FeSO4, जो कि हरा है, और कॉपर जो कि भूरे रंग का निक्षेप है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग इसमें किए गए हैं। इसमें एक और प्रयोग किया गया है मैग्नीशियम की पट्टी को लेकर के। तो मैग्नीशियम की पतली पट्टी ले ली गई है, अर्थात तार का एक टुकड़ा ले लिया गया है, और इसके सिरों को रेगमाल से साफ किया गया है। मैं ऐसे ही आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे ही बता देता हूँ, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्पल है, तो थोड़ा सा चैप्टर आपको ज्यादा आसान समझ में आएगा, और ऐसे सवाल आपको मिलते हैं PCS की परीक्षा में, इसके अलावा UPSC में नहीं मिलेंगे। तो अब इसके सिरे को क्या किया गया है, मोमबत्ती की लौ के पास ले आए हैं, तो आपको दिखेगा कि एक चमकदार सफेद रंग का प्रकाश देती हुई ये जलने लग जाती है। अब जब ये पूरी तरह से जल जाएगी तो इसमें एक श्वेत यानी सफेद रंग का एक पाउडर जैसा कुछ मिलेगा, तो जो पाउडर है उसको मैग्नीशियम के फीते जैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ रासायनिक परिवर्तन है, तो बेसिकली ये बात समझनी है कि रासायनिक परिवर्तन किस तरह से कार्य करते हैं। अब यहीं पर आपको दिखेगा कि चूने के पानी में से गैस को गुजारने के लिए भी एक व्यवस्था है। तो आप किसी परखनली में 1 चम्मच सिरका ले लीजिए और उसमें चुटकी भर खाने का सोडा मिला दीजिए। आपको एक बुदबुदाहट वाली ध्वनि सुनाई देने लगी, आपको लगे कुछ कुछ पक रहा है, अलग तरह से कुछ पक रहा है, और गैस की कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखाई देंगे, जैसा भी सामने आपको इस चित्र में दिखाया गया है। तो इस व्यवस्था के अनुसार आप क्या करेंगे, ताजे बने चूने के पानी में से जैसे इसको गुजारेंगे तो चूने का पानी जो है कुछ परिवर्तित आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसमें आपने क्या क्या लिया है, जो परखनली है उसमें आपने सिरका लिया है, खाने का सोडा लिया है। अब जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और कुछ अन्य पदार्थ निकलने शुरू हो जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया कुछ इस तरह से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और चूने का पानी मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करेंगे। तो बेसिकली आप देखोगे कि काफी सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो होती हुई आपको दिखती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच की अभिक्रिया जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CaOH का होल ट्वाइस। देखिए यहाँ पर आपको समीकरण बनाने नहीं है, ना ही उन्हें संतुलित करना है, मैं केवल उदाहरण के लिए इस पर चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि पुस्तक में बहुत सारी चीजें इस तरह से दी हुई है, लेकिन जितनी जरूरी है उतनी ही देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट और जल यहाँ पर प्राप्त होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और ऐसे जो स्टेटमेंट है ये PCS की परीक्षा में बनते हैं, जैसे कि आपका बिहार, इसलिए मैंने आपको शुरू में ही इंडिकेट किया था कि जो टॉपिक है क्यों इंपॉर्टेंट है और मैं आपको क्यों बार बार इनके एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण माना जाता है, और आपने इसका उपयोग अध्याय 6 में, अभी आप आगे आने वाले टाइम पर देखोगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो ये जो अध्याय 6 है मेरे ख्याल से वो हम कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, तो रिकॉर्डिंग्स में जाकर आप उस क्लास को देख सकते हो। चलिए आगे क्या कहा गया है कि वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब एक से ज्यादा नए पदार्थ बने तो आप क्या कहोगे कि वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। और रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में आपको पता है कि कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, केवल स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। तो जो रासायनिक परिवर्तन है वो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के बाद ही बनते हैं। जैसे आप देखोगे भोजन का पचना, है ना, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन होना, अलग अलग रासायनिक परिवर्तनों के कारण ही ये सब होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला का ही उत्पाद होती है। जो भी आप औषधियां देखते हो, है ना, औषधियां आप इस्तेमाल करते हो, वो सभी औषधियां
रासायनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। कैसे बनाई गई हैं? रासायनिक प्रोसेस का यूज करके जो अंतिम उत्पाद है फिर वो आप तक लाया गया है। कई सारे उपयोगी पदार्थ है जैसे प्लास्टिक या डिटर्जेंट, इनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो आप कहोगे कि वाकई में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। तो देखिए ये जो पुस्तक है क्लास 7th के लिए है ना, इसलिए छोटी सी बात को कितना आसान करके बताने की कोशिश की गई है ना। जो केमिकल चेंजेस हैं, रासायनिक परिवर्तन है, वो किस तरह से घटित होते हैं। आने वाली कक्षाओं में अभी आप कुछ और चीजों को, थोड़े जटिल फॉर्मेशन को, एडवांस लेवल को सीखोगे। ठीक है, हमने क्या देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित हो रहे हैं। नए पदार्थों के अलावा जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें कुछ घटनाएं भी हो रही हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी? अब किसी प्रश्न के स्टेटमेंट में, है ना, किसमें, स्टेटमेंट में ये चीज लिख करके आ सकती है। और कौन सी परीक्षा में? खासतौर से पीसीएस में। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के रेडिएशन जैसे पराबैंगनी किरणें निर्मुक्त होती हैं या बाहर आती हैं या अवशोषित होती हैं। दूसरा आप देखोगे रासायनिक परिवर्तन के दौरान ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, गंध में यानी स्मेल में चेंज आ सकता है, किसी तरह की नई स्मेल आ सकती है, उसका रंग बदल सकता है या फिर कोई गैस बन सकती है। तो ये सभी चेंजेस केमिकल प्रॉपर्टीज के परिवर्तन के समय आपको दिखाई देते हैं। चलिए, आपने सुरक्षात्मक आवरण अर्थात ओजोन परत के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में भी समझ लीजिए कि ओजोन से जो ऑक्सीजन का परिवर्तन है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो वायुमंडल में ओजोन परत मौजूद है, आपको पता है। तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं या पराबैंगनी विकिरण है, रेडिएशन है, ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? इस तरह से जो भी सूर्य से आने वाला पराबैंगनी विकिरण है उसको क्या कर लेगी? अवशोषित कर लेगी, अर्थात सीधे पृथ्वी की सतह तक यानी आप तक और हम तक पहुंचने से रोकेगी। तो अवशोषित कर लेगी और ऑक्सीजन में बदल जाएगी। तो ऑक्सीजन ओजोन से तो अलग है। ओजोन क्या है? O3। ऑक्सीजन क्या है? O2। और ओजोन अगर धरती पर या सतह पर निर्मित होने लग जाए तो एक जहरीली गैस भी मानी गई है, हमारे लिए जहर है ना। तो ओजोन के अपघटन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन आप कह सकते हो। अगर ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित न किया जाए तो वो पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर बाकी सारे जीवों को हानि पहुंचा सकता है, कैंसरकारी बन सकता है या कैंसर कारक बन सकता है। तो ओजोन का जो विकिरण है हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह से कार्य करता है। इतनी बात आपको सीख करके रख लेनी है। अब आते हैं जंग लगने के प्रोसेस पर कि जंग कैसे लगती है। ठीक है, जंग लगने की घटना पर एक बार फिर से बात करते हैं। तो एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है ना। क्योंकि लोहे का उपयोग बहुत सारी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है। जैसे बड़े बड़े पुल आपने देखे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी हैं, जहाज देखे हैं, कार, ट्रक, साइकिल, सभी में आपको इसका उपयोग दिखाई देगा, है ना। कई तरह की वस्तुओं को बनाने में दिखाई देगा। ऐसे में लोहे में जो जंग लग जाती है, किसमें? लोहे में जो जंग लग जाती है वो बहुत बड़े आर्थिक क्षति का भी कारण बनती है। तो जंग लगने की प्रक्रिया का अगर आप समीकरण देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। लोहा अर्थात Fe, ऑक्सीजन वायु से और जल से जब यह अभिक्रिया करेगा तो जंग बना देगा, यानी आयरन ऑक्साइड प्लस Fe2O3। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो जंग नहीं लग पाएगी, और अगर जल नहीं होगा या दोनों नहीं होंगे तो फिर जंग नहीं लग पाएगी, याद रखिएगा। तो क्या आपको पता है कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं, है ना, और उनका एक भाग हमेशा ही जमीन में डूबा रहता है। अगर आप किसी बहुत बड़ी शिप के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो उसका जो हिस्सा है इस तरह से समंदर में जो चल रहा है उसका बड़ा निचला हिस्सा अक्सर जो है समंदर के पानी में डूबा रहता है। आपको ये भी पता है कि जो समुद्र का जल है वो कैसा है? खारा है, अर्थात लवणीय है वो जल। और लवणों के अंदर जंग और आसानी से लग सकती है, क्योंकि जो लवण है अर्थात जो खार है वो जंग के लगने की प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो जहाजों में अगर हम पेंट भी कर दें तो भी जंग लगने से काफी ज्यादा क्षति हो जाती है, और जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना हर साल जरूरी होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि विश्व में जंग लगने से कुल आर्थिक हानि कितनी है। क्लियर है? चलिए, तो स्टेनलेस स्टील, कौन सा स्टील? स्टेनलेस स्टील के बारे में आपने सुना होगा जिसमें जंग नहीं लगता। तो लोहे में कार्बन मिला देंगे, क्रोमियम मिला देंगे, निकल मिला देंगे और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिला करके फिर क्या बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। और इसकी कीमत सामान्य लोहे से बनी चीजों से महंगी होती है। जैसे आप देखोगे घरों में जो चाकू का इस्तेमाल किया जाता है वो लोहे का चाकू नहीं होता, क्योंकि लोहे
का अगर आप चाकू इस्तेमाल करोगे तो उसमें जंग काफ़ी जल्दी जल्दी लगेगा, और जंग से फिर आपको काफ़ी सारे नुकसान है, टिटनेस हो सकती है ना। इसलिए उसमें आप देखोगे स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है, उसमें लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, अगर वो अच्छा किस्म का चाकू है, आपके घरों में होगा, जा करके देखिएगा। एक सब टॉपिक और है इसका, क्रिस्टलीकरण। तो आपने क्लास 6 में पढ़ लिया है कि साधारण नमक या लवण को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन इस प्रकार से प्राप्त होने वाला जो नमक है वो बहुत शुद्ध नहीं होता, उससे क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से हम देख नहीं सकते, एकदम मोटा सा उस तरह से आपको लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आप क्रिस्टलीय नमक जैसा आपके घरों में आता है पैकेट में पैक होकर, वैसा नहीं दिखेगा। तो किसी पदार्थ के शुद्ध जो क्रिस्टल है उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं, और ये जो प्रक्रिया है क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक बड़ा उदाहरण है, ठीक है। और पीछे आपने देखा जो लोहे में जंग लगने का कारण है, या लोहे में जो जंग लगती है उसका एक उपाय यह है कि आप उसमें ग्रीस लगा दें या फिर कुछ खास तरह से पेंट की कोटिंग चढ़ा दें, उससे क्या होगा, जंग लगने की जो दर है वो कम हो जाएगी। तो आपने इस टॉपिक से भी क्या क्या सीख लिया है। परिवर्तन दो तरह के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते, ये रिवर्सिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं, कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ये इसका बेसिकली लास्ट फॉर्मेट है। अब एक एग्जांपल दिया है कुतुब मीनार का। किसका? कुतुब मीनार का। तो कुतुब मीनार में खास बात है, इसके पास एक लौह स्तंभ लगा हुआ है। आप में से जो बच्चे कुतुब मीनार जा चुके होंगे उन्होंने उस लौह स्तंभ को देखा होगा। ये 7 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, इसका भार लगभग 6000 किलोग्राम से ज्यादा है। समझ रहे हैं, 6000 किलोग्राम से ज्यादा है, केवल 7 मीटर से अधिक ऊंचा है, ठीक है। तो 1600 वर्ष से भी अधिक समय पहले इसको बनवाया गया था, और इतने सालों में भी इस पर जंग नहीं लगी, ठीक है। तो इसकी जो जंग प्रतिरोधक गुण है, कौन से जंग ना लगने वाले जो गुण है, इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिक इसका परीक्षण करने आ चुके हैं, है ना। इसके गुण की वजह से और इसके साइज की वजह से, क्योंकि इतनी बड़ी है तो जंग लगना तो स्वाभाविक है। वही 1500 1600 1500 साल बीत चुका है, अभी तक जंग नहीं लगा है। तो एक जानकारी ये मिली है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु तकनीक का कितना विकास हो चुका है। और आज के समय आपको दिखता है कि इंजीनियर जो पुल वगैरह बना देते हैं वो कितनी तेजी से ध्वस्त हो जाता है या धस जाता है। तो आप सोच करके देखिए कि आज से 15 साल पुराना जो लौह स्तंभ है वो आज भी खड़ा हुआ है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है इसमें। जैसे पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में आपको वर्गीकृत करना है। तो प्रकाश संश्लेषण कैसा है, भौतिक या रासायनिक? जल में चीनी को घोलना क्या है, कोयले को जलाना, मोम को पिघलाना, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीसकर उसका पतला फॉइल बना देना, भोजन का पचना। तो आप एक बार प्रयास करके देखिएगा कि क्या आप इसके उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं। आगे आपको बताना है कि इनमें से ट्रू और फॉल्स कौन से हैं। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या है या भौतिक है ना। तो चलो आपको पता चल गया क्या है, कर सकते हैं। पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है या नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको असत्य है। जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, आपको बताना है क्या है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, बताना है क्या है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जो उत्तर हो आपको सोच करके बताना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो यह क्या बनने के कारण दूधिया हो जाता है। दूसरा, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। ऐसी दो विधियां जिसके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, क्या है। ग्रीस लगाना और पेंट कर देना। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल